जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है। टीएमबी यूनिवर्सिटी का हाँ। अच्छा, रेड पेन लेना होगा। हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीएमबी यूनिवर्सिटी का पेपर 8 का हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान का ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाला है। बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि पहले रिसर्च किया जा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि ज़्यादा सोर्स आपको पता होगा कि चाइना जापान का ज़्यादा सोर्स अवेलेबल नहीं है। जो जितना भी सोर्स अवेलेबल है उसके हिसाब से कुछ-कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उसका सॉल्विंग करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो धीरे-धीरे करके पूरा का पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और आप लोग अपना-अपना जो है गैस पेपर निकाल लीजिए सब कोई। बात कर रहे हैं सेशन 2019-22 का बात कर रहे हैं। ठीक है, सेशन 2019-22 हाथ में आप लोग पेन भी रखिएगा, अगर आजू-बाजू कुछ लिखना पड़ जाए जो कि इम्पोर्टेंट हो, तो अपने लिए पेन भी आप एक रख सकते हैं, ठीक है? जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। देखिए ऐसा है कि आप लोग ज़्यादा जो है ना कमेंट आप लोग करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मुझको पता रहता है कि मतलब कि अभी कराना है, ये वाला बचा हुआ है, उतना मुझको याद रहता है कि ये वाला कराना है। पेपर 8 अच्छा तरीका से याद है कि पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? बाकी सब्जेक्टिव तो आप लोग का उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है ये मुझको पता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम में देखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता। आप लोग उतना दिन से सब्जेक्टिव पढ़ रहे होंगे, तो सब्जेक्टिव पढ़ना पहले सही रहता है, लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव एक बार देख लिए तो देख लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मार्को पोलो चीन कब आया? मार्को पोलो चीन कब आया? तो ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है। मार्क पोलो चीन आया था, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग साइड में। 1271 में मार्क पोलो आया था, चाइना आया था, ठीक है? ये व्यक्ति है वेनिस का व्यक्ति, इतालवी व्यक्ति, इतालवी इतालवी। अगर पूछा जाए ये कहाँ का है निवासी, वेनिस है, ठीक है? वेनिस के निवासी। अच्छा, पूछा जाए कि ये किसके काल में, मतलब कि अगर इंडिया के रिलेटेड अगर पूछ ले, हालांकि ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी यदि पूछ ले तो पांड्या साम्राज्य के शासनकाल में आया था, ठीक है? जो कि दक्षिण साम्राज्य था, तो पांड्या के साम्राज्य में ही आया था मार्को पोलो। 1271 में चाइना का सफर किया है, ठीक है? ये याद रखना, मार्को पोलो। तो ए नंबर क्लियर। अब बी नंबर देखिए, द्वितीय अफीम युद्ध का अंत हुआ था। द्वितीय अफीम युद्ध आप लोग पढ़े होंगे, द्वितीय अफीम युद्ध जो कि बहुत विस्तार से बताए हुए थे। जो भी वीडियो पहले सब्जेक्टिव सब जो नहीं देखे ना, वो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो देखिए द्वितीय अफीम युद्ध कब से कब घटित हुआ था, आपको याद होगा कि 1856 से लेके 60 तक द्वितीय अफीम युद्ध घटित हुआ था। याद है सबको? तो देखिए इसमें दो संधियां आप लोग को देखने को मिलती है। एक हम बताए हुए थे, एक बताए हुए थे तिनसिन की संधि होती है। तिनसिन का संधि होने के बाद थोड़ा दिन सा युद्ध विराम हो जाता है। ये संधि होता है 1858 में, 1858 में तिनसिन की संधि होता है। लेकिन अंतिम संधि का बात करें तो अंतिम संधि होगी पेकिंग की संधि। पेकिंग की संधि ये होगा आपका जाके 1860 में, ये होगा जाके पेकिंग की संधि होगा 1860 में, और जिसके बाद युद्ध खत्म हो जाता है। तो बी नंबर का ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। हालांकि इसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है तिनसिन की संधि। तिनसिन की संधि 1858 में हुआ है, ठीक है? और ये पिकिंग की संधि है, ये हुआ है 1868 में हुआ है पिकिंग की संधि। और यदि नानकिंग की संधि का बात किया जाए तो नानकिंग का संधि आप लोग को याद ही होगा, प्रथम अफीम युद्ध के बाद हुआ है। नानकिंग की संधि आप लोग को कमेंट करके बताना है कि नानकिंग की संधि कब हुआ है। प्रथम अफीम युद्ध का एंडिंग में नानकिंग की संधि हुआ है, ठीक है? अगर आप लोग को याद है कि प्रथम अफीम युद्ध कब से कब तक हुआ है, तब नानकिंग की संधि भी आप लोग को याद होगा। तो ये वाला हो गया। टाइपिंग विद्रोह का मुख्य नेता कौन है? तो देखिए टाइपिंग विद्रोह का नेता जो है युआन सी कोई कांग यू वई हुएंग यू चान। देखिए ना, टाइपिंग विद्रोह का इनमें से कोई भी नहीं है। टाइपिंग विद्रोह का कुछ अलग बंदा का नाम है, जिसका नाम है, नाम याद रख लेना, होंग जिकू आंग नाम है उसका, होंग जिकू आंग। ये यदि आप लोग का क्वेश्चन, यदि एग्जाम में अगर ऑप्शन में ये रहेगा आप लोग का होंग जिकू आंग, ठीक है, तब ये होगा आंसर। अभी इसके इसमें यदि बात किया जाए, गैस पेपर में यदि बात किया जाए, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि इसका रियल आंसर क्या होगा, टाइपिंग विद्रोह का नेता कौन है? तो होंग जिके आंग है टाइपिंग विद्रोह का नेता, ठीक है? ये याद रख लेना।
अब देखिए कमांडोर पेरी जापान कब पहुंचा था, तो जापान कब पहुंचा था, इसमें ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, गजब गजब ऑप्शन दिया हुआ है, गड़बड़ गड़बड़ सब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी इनमें से कोई नहीं लगेगा, क्योंकि आपको याद होगा कमांडोर पेरी कब पहुंचा था। आप लोग को एक जबरदस्त कहानी भी कमांडोर पेरी के बारे में बताए थे कि 1853 में आया था। 1853 में जो है खाड़ी में जाके जहाज खड़ा कर दे रहा था, और जापान वाला को धमकी दे के चला गया कि इस बार आए हैं शांति मन से आए हैं, लेकिन अगले बार आएंगे तो भौकाल मचा करके जाएंगे। याद है आप लोग किसी को जापान का द्वार कैसे खुला, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल से बताए हुए थे, ठीक है। तो 1853 में ही आ गया था कैप्टन पेरी। उसके बाद 1854 में फिर दोबारा आता है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि दोबारा कैप्टन पेरी कब आता है, कॉमोडोर पेरी दोबारा कब आता है, तो वो आएगा 1854 में आएगा। और क्यों आता है, क्यों संधि होता है, ये सब का कहानी उम्मीद करते हैं आप लोग का क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम अगर यदि अभी तक आप लोग का पेपर 8 में चाइना जापान में यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। उसको ट्राई करेंगे दूर करने का। उसका डी नंबर तक होगी। आप देखिए ई नंबर, रूस जापान युद्ध की समाप्ति हुई थी। रूस जापान युद्ध की समाप्ति, तो ये हुआ था आपका जाके पोर्ट्स माउथ संधि के साथ हुआ था। पोर्ट्स माउथ संधि के साथ हुआ था ये वाला। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि 1905 में हुआ था। ये सब चीज जो है ना, आप अपना आजू बाजू गैस पेपर के आजू बाजू जहां भी लिखने का मन है आप उसको लिख सकते हैं। 1905 में हुआ था रूस जापान युद्ध की समाप्ति। 1905 समाउथ संधि के साथ जो है रूस जापान युद्ध की समाप्ति हो जाती है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए व्यापार के लिए सर्वप्रथम चीन पहुंचने वाला यूरोपीय कौन था, तो सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचा था। व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाल पहुंचा था आपका जाके चाइना में भी, और फिर इंडिया में भी सबसे पहले आप लोग को पुर्तगाल ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसका देखिए चीन में प्रथम क्रांति कब हुई, तो चीन में प्रथम क्रांति देखिए 1911 में चीन में प्रथम क्रांति हुई। 1911 1911 की चीनी क्रांति आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि 1911 का चीनी क्रांति आप लोग का क्लियर होगा। सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका देखिए शोगुन पद्धति कब समाप्त हुआ, आप याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे चलिए। शोगुन मतलब कि ये वाला आप लोग को कहाँ चले जाना पता है, जापान का मेजी पुनर्स्थापना का ये क्वेश्चन है। तो मेजी पुनर्स्थापना अच्छा से आपको करवा चुके हैं। 1868 से तख्ता पलट हो जाता है, आप लोग को तो याद ही होगा। तो फिर नया शोगुन को किसको बना दिया जाता है, मोइत्सो हितो को नया बना दिया जाता है, ठीक है। और उससे पहले कौन था, पहले जो शोगुन था, सबसे लास्ट शोगुन का नाम किसी को याद है, लास्ट शोगुन का नाम था केकई। केकई केकई को ही हटा करके राजा फिर से मोइत्सो हितो को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। तो 1868 इसका ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए 1867 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन के हिसाब से आप लोग को आंसर मारना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा 1868, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1867। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेजी पुनर्स्थापना के समय जापान का सम्राट कौन था, तो मोइत्सो हितो ही जापान का सम्राट था, अभी जस्ट बताए हुए। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था, तो आक्रमण किया था 1941 में। यदि डेट वाइज यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी देख रहे हैं क्या कि ऑनर्स का क्वेश्चन में डेट वाइज एग्जाम आप लोग से मांग डिमांड कर रहा है, ठीक है। और जो भी सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं, ये जो करना चाहते हैं, उन लोग के लिए हम क्वेश्चन आप लोग के साथ साझा करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वहां से आप लोग को देख लेना है कि सीयूईटी में किस तरह से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पे मंथ के साथ आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मंथ के साथ ईयर याद होना चाहिए, सिर्फ ईयर याद करने से नहीं काम चलेगा। मंथ भी याद होना चाहिए और कहीं कहीं तो डेट भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को मंथ जरूर याद कर लेना है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका मंथ याद कर लेना है। तो ये जो जापान पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण किया था, कब किया था याद रखना है, 7 दिसंबर 1941 पे आक्रमण किया था। इसके बाद ही आप लोग को याद होगा कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर जाता है, पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के बाद, 7 दिसंबर 1941 के बाद, मतलब की, ठीक है। जापान आक्रमण करता है पर्ल हार्बर के ऊपर। और ये आप लोग का क्वेश्चन भी आया हुआ था, पेपर 7 में क्वेश्चन आया हुआ था, अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री क्यों किया, ठीक है। और आप पेपर 8 के लिए एक क्वेश्चन आप लोग रेडी कर लेना, जो कि बहुत काम देगा आप लोग का, और वो क्वेश्चन है जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री क्यों किया। पेपर 7 में तो आप लोग तैयार किए होंगे कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर में एंटर क्यों किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंटर अमेरिका क्यों किया। इसमें आपको तैयारी करना है कि जापान सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंटर क्यों किया। ये वाला तैयार किया हुआ रहेगा, तो यदि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता है यहाँ तक का कहानी आप लोग को समझ आ गया होगा।
2008 का कहानी आप लोग को पूरा क्लियर हो चुका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत उम्मीद करते नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट आप ही लोग के लिए खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना है, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके बता देना है कि आखिरकार क्या पसंद नहीं आया। ठीक है। बहुत कोई को लग रहा होगा कि ये वाला वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया ऑब्जेक्टिव, लेकिन 3-4 दिन काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा करेंगे, एक ही दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं कर लेंगे, क्योंकि फिर आपको बोर लगने लगेगा और फिर पहले का जो कुछ कुछ कहानी जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा फिर बता नहीं पाएंगे। ठीक है। इसीलिए थोड़ा टाइम लेके इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग पूरा करेंगे, जिससे कि हम लोग बैकग्राउंड का भी कुछ कुछ जितना जानने वाला बात है वो सबको जान लेंगे। अब देखिए आप लोग सबको 2009 के और रुख कीजिए, 2009 के और रुख कीजिए, कर लिए रुख। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश को मध्य राज्य कहा जाता है? मध्य राज्य। अच्छा, इसके ऊपर आप लोग गोल घेरा मार लीजिए, मध्य राज्य किसे कहा जाता है, ये वाला में आंसर को तलाश करने का ट्राई करेंगे। इसको अभी तक मिला नहीं है ये। और यहाँ पे मैं जो आपको भी बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ वो आपको हर जगह से सोर्स आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एक बुक का सोर्स नहीं है, ये आपको विकिपीडिया, फिर अलग अलग आर्टिकल, या सभी जगह से जितना भी नेट का सुविधा होता है तो वहां से, और प्लस एक बुक जो कि आप लोग को टेलीग्राम में भी अवेलेबल, मतलब टेलीग्राम में भी एक पेज आप लोग को अवेलेबल कराए थे वो बुक का, तो वही बुक से मैंने पढ़ाई किया था, इसीलिए आप लोग के साथ वो बुक को शेयर कर टेलीग्राम में आप लोग को दे दिए। ठीक है। वो वाला क्यों बुक शेयर किए हैं उसका एक रीजन है, वो पहले रीजन क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा कोई उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है। पहले हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बात करना उसके ऊपर जरूरी है। देखिए उसको शेयर क्यों किए थे बताते हैं। उसको देखिए शेयर इसलिए किया गया था क्योंकि सन्यात सेन के बारे में आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पढ़ाए थे। ठीक है। सन्यात सेन के बारे में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं बहुत डिटेल से, 40-50 मिनट का वो वीडियो है शायद। ठीक है। जो भी सन्यात सेन अभी तक तैयारी नहीं किए तो सन्यात सेन का उपलब्धि का तैयारी आप लोग वहां से जाके कर सकते हैं। देखिए बताना मेनली क्या था, जिस बुक से मैंने पढ़ा, ठीक है, उसमें वो बुक था आपका जाके हिस्ट्री ऑफ एशिया। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एशिया का वो बुक है, और कोई पांडेय उसका राइटर है। ठीक है। अभी अभी एग्जैक्ट राइटर याद नहीं आ रहा, तो वो उसका राइटर है। तो उसमें लिखा हुआ है कि 1833, ठीक है, वो बुक शायद मिसप्रिंट कहीं ना कहीं मिसप्रिंट कर दिया, और वही बुक को सोर्स लेके मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है। वही बुक को सोर्स मान के जितना भी क्वेश्चन आप लोग को रेडी करवाए हुए हैं वही बुक सोर्स रहा है मेरा। ठीक है। तो उसमें 1833 दिया हुआ है, सन्यात सेन का जन्म दिया हुआ है 1833, लेकिन आप लोग इसको सुधार कर लेना, ये 1833 गलत है, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग विकिपीडिया, अलग अलग जहां भी तरह तरह का जहां भी देखे वहां पे सब जगह 1866 दिया हुआ है। ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर 1866 होगा, 1866 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1833 नहीं होगा। आप लोग वो सब्जेक्टिव वाला जो भी पढ़ाए हुए हैं सब्जेक्टिव, वहां पे आप लोग का मिस हो गया है, आप लोग उसको सुधार कर लेना याद करके। सन्यात सेन का जन्म 1866 में हुआ, इसीलिए मैंने आपको बुक का प्रेफरेंस देके बताया। टेलीग्राम में आपको बुक मिल जाएगा, कौन सा वो बुक है, वो वहीं से मैंने आपको पढ़ के बताया हुआ था। ठीक है। तो चलिए ये वाला बात क्लियर हो गया, क्योंकि ये बताना जरूरी था, हो सकता है बहुत कोई का मिस हो गया हो इसीलिए। तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चीनी नगर विदेशी नागरिकों का मुख्य केंद्र था? तो चीन का इतिहास, जो भी चीन का इतिहास पढ़े होंगे, कैंटन का जिक्र आप लोग को बार 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 हर बार आ रहा होगा। ठीक है। तो कैंटन आप लोग को पता होगा कि स्टार्टिंग में कैंटन ही एक सबसे प्रमुख केंद्र रहा था विदेशियों का, या फिर यूरोपीय बोले तो यूरोपीय का, तो इसका आंसर हो जाएगा कैंटन। सी नंबर की बात करें तो यूरोप व चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जाहिर सी बात है अफीम था, दो अफीम वार हो गया है। पहला वार कब से कब तक हुआ? पहला वार हुआ 1839 से 42 तक का पहला वार हुआ है, और दूसरा वार की बात करें तो 1856 से लेकर 60 तक दूसरा वार हुआ है। ठीक है। इसी का बीच में ताइपिंग विद्रोह हुआ है, ये भी आप लोग को याद रखना है। ये हो गया 2009 का। अब हम लोग चलते हैं आगे, 2009 का डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं डी नंबर का क्वेश्चन है, बॉक्सर आंदोलन मुख्यतः था। बॉक्सर आंदोलन क्या था? तो सबसे पहले देखिए बॉक्सर आंदोलन हुआ कब था। तो बॉक्सर आंदोलन आपको 1898 से लेकर 1901 तक आपको बॉक्सर आंदोलन देखने को मिलेगा। ईयर सब आप लोग कहीं भी कोना छोना में कहीं भी आप लोग लिख करके रख सकते हैं, जो कि आपको काम आए। ठीक है। कहीं भी आप लोग कोना वोना में लिख लीजिए। बॉक्सर विद्रोह हुआ था 1898 से लेकर 1901 तक हुआ था। और इसका यदि नेतृत्वकर्ता का बात करें, ठीक है, क्योंकि नेतृत्वकर्ता भी हो सकता है पूछ ले,
तो नेतृत्वकर्ता का यदि बात करें तो नेतृत्वकर्ता आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कहीं आजू बाजू में, इसका है यी है तुआन, यी है तुआन। ठीक है, इसका नेतृत्व करता बॉक्सर विद्रोह का नेतृत्व, बॉक्सर और बक्सर दोनों अलग अलग चीज है। बक्सर विद्रोह होगा आपका जाके, बक्सर विद्रोह नहीं होगा, बक्सर युद्ध होगा आपका जाके इंडिया में 1764 में होगा बक्सर युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट निर्णायक युद्ध है। ठीक है, तो बक्सर युद्ध अलग है और बक्सर युद्ध अलग है और बॉक्सर युद्ध अलग है। बॉक्सर युद्ध होगा आपका जाके चाइना में। ठीक है, नेतृत्व कौन करेगा, ये है तुआन करेगा नेतृत्व। ठीक है, और ये बक्सर युद्ध को ही बोला जाता है मुक्केबाज युद्ध। ठीक है, ये भी आप लोग को रखना है। यदि बक्सर युद्ध ना देके यदि मुक्केबाज युद्ध यदि आप लोग से पूछ लिया जाए तो भी इसका आंसर 1898 से 1901 तक ही रहेगा। और यदि बात किया जाए कि इस युद्ध में क्या हुआ था, तो इस युद्ध में बिल्कुल वही चीज हुआ था जो कि ताइपिंग विद्रोह के साथ हुआ था। ठीक है, ताइपिंग विद्रोह आप लोग को पढ़ा चुके हैं क्या हुआ था। ताइपिंग विद्रोह में क्या कर रहा था, सभी जनता लोग जो है विद्रोह कर रहा था राजा के प्रति, याद है सभी को, राजा के प्रति सबको विद्रोह कर रहा था। तो बक्सर या फिर मुक्केबाज विद्रोह में भी सबको राजा के प्रति विद्रोह कर रहे थे। इसमें एक ऐसा समुदाय था जो कि मतलब कि बोल सकते बॉक्सर समुदाय ही था उठो। ठीक है, तो वो सब मिलके जो है राजा के प्रति विद्रोह कर रहे थे। इसका दो रीजन रहता, एक तो मंचू राजवंश को खत्म करना वो लोग चाह रहे थे। ठीक है, दूसरा रीजन बॉक्सर जब ये युद्ध खत्म हुआ, जब शांति जब आ गया तो ईसाई मिशनरी का विरुद्ध में भी इसमें काम किया गया था। ठीक है, मतलब बॉक्सर विद्रोह का दो आप लोग दो मोटो बोल सकते हैं। पहला मोटो तो ये था कि वो अपना राजा के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, मतलब मंचू शासन को खत्म करने के लिए लड़ रहा था। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो ईसाई मिशनरी को खत्म करना चाह रहा था। क्योंकि ये वार देखिए कब हुआ है, 1898 में हुआ है। 1898 से 1901 में हुआ है। ठीक है, ये वाला विद्रोह, वार नहीं, ये वाला विद्रोह 1898 में हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब द्वितीय अफीम युद्ध खत्म हो चुका है। और आपको याद होगा कि द्वितीय अफीम युद्ध के बाद यूरोपीय लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, ईसाई मिशनरी को स्थापित करना स्टार्ट कर दिए थे, ईसाई का प्रसारण करना स्टार्ट कर दिए थे। और आपको ये भी याद होगा कि चाइना लोग ईसाई लोग को पसंद नहीं करता था, यूरोपीय लोग को चाइना लोग पसंद नहीं करता था, ये भी आप लोग को याद होगा। इसीलिए ये वाला विद्रोह जो हुआ था, ये वाला विद्रोह का दो मोटो था। एक मोटो था कि मंचू शासन को खत्म कर दिया जाए, और दूसरा मोटो था कि ईसाई मिशनरी को किसी तरह रोक दिया जाए। ठीक है, ये दोनों मोटो उसमें निहित था। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए, ऑप्शन में क्या है, मंचू राजवंश के विरुद्ध और ईसाई मिशनरी के विरुद्ध, ये दोनों ही ऑप्शन में आप लोग को दे दिया गया। तो इसीलिए इसमें इसमें यदि पूछा जाए तो इसमें आपका मंचू राजवंश का विरुद्ध होगा। क्योंकि आपको जब हम टाइपिंग विद्रोह बता रहे थे तो उसमें बताए हुए थे कि जो भी विद्रोह होगा सब कुछ मंचू शासन के विरुद्ध होगा। जो भी विद्रोह होगा, अधिकतर विद्रोह मंचू राजवंश के विरुद्ध ही हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का आंसर में आप लोग का हो जाएगा मंचू राजवंश का विरुद्ध। हालांकि ईसाई मिशनरी के भी विरुद्ध हुआ था। यहीं अगर चौथा नंबर ऑप्शन में मान लीजिए कि चौथा नंबर में दे देता कि ए और बी दोनों, ठीक है, जो कि आपका स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सब जो इस तरह का ऑप्शन बनाता है कि कथन एक सत्य है, कथन दो सत्य है, ए और बी सत्य है, ना ही एक ना ही बी सत्य है। ठीक है, इस तरह का यदि रहेगा, हालांकि ग्रेजुएशन में तो इस तरह का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी यदि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को ए और बी दोनों को मारना है, क्योंकि दोनों उसका लक्ष्य था बॉक्सर विद्रोह का। ठीक है, कब घटित हुआ था फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए, 1898 से लेकर 1901 तक ये वाला विद्रोह हुआ था। ठीक है, कुओमिंतांग दल के संस्थापक कौन है, तो आप लोग को अच्छा तरीका से याद होगा, कुओमिंतांग दल के संस्थापक होंगे डॉक्टर सन्यात सेन होगा। डॉक्टर सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन का जीवनी आप लोग अच्छा से पढ़ चुके होंगे, आप लोग को अच्छा से समझ में आ चुका होगा डॉक्टर सन्यात सेन का उपलब्धि क्या क्या रहा है। ठीक है, तो अभी ओवरव्यू तो अभी नहीं देंगे। अच्छा, इसका डेट याद रख लेना। ठीक है, कुओमिंतांग का डेट याद रख लेना आप लोग को, इंपॉर्टेंट है, 1894 आप लोग को इसका डेट देखने को मिलेगा। ठीक है, डेट से यदि रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग को डेट भी याद रखना होगा। आप लोग ऐसा लास्ट में एक बताते हैं, लास्ट में आप लोग को क्या करना है। ठीक है, तब ज्यादा डेट याद करने के लिए आप लोग को क्या करना है ये लास्ट में बताते हैं, तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एफ नंबर, निम्न में से सन्यात सेन के समर्थक थे, तो निम्न में से सन्यात सेन के समर्थक कौन थे, चियान कोई शेख, मोत्से त्युंग, युआन सी कोई। तो चियान कोई शेख तो थे उसके समर्थक। अच्छा, इसको भी जो है ना गोल घेरा मार लेना, इसको भी गोल घेरा मार लेना, इसको अच्छा से देखेंगे उसके बाद आप लोग को बताते हैं। ठीक है, अच्छा से इसको पहले देख लेते हैं उसके बाद बताते हैं, क्योंकि गलत यदि बता देंगे तो फिर वो भी सही नहीं है। क्योंकि बहुत कोई आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे
कि यहाँ से आप लोग को अच्छा से तैयारी हो जाएगा। इसीलिए मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप लोग को थोड़ा लेट से ही बताए, लेकिन सही बताए, क्योंकि गलत बता के फिर फायदा है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप नंबर को, क्वेश्चन को आप लोग को टिक मार के रखना है। और जो भी टिक मार के रखना है, ये हम आप लोग को कभी ना कभी बता ही देते हैं, या तो टेलीग्राम में आप लोग को बता दिया जाएगा, या फिर एक अलग से वीडियो बना के बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका देखिए, डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु हो जाएगी आपका जाके 1925 में। जन्म होगा 1866 में और मृत्यु होगा 1925 में, ये याद रखना है। यहाँ वाला पोर्शन को आप लोग को बदल देना है, जो कि पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। 1866 में जन्म हुआ है। उसका देखिए मेजी शासन का स्वरूप कैसा था? तो मेजी शासन का स्वरूप आपको प्रजातंत्र देखने को मिलेगा, प्रजातंत्र। अधिनायकवाद क्या होता है? अधिनायकवाद आप लोग को थोड़ा बताते हैं, अधिनायकवाद क्या होता है। अधिनायकवाद का मतलब ये होता है कि एक नेतृत्व करता होगा, और जो भी बोलेगा, जो नेतृत्व करता है, ये जो भी बोलेगा, पीछे पीछे सभी को इसका दौड़ पड़ेगा, ये होता है अधिनायकवाद, ठीक है। तो ये मेजी शासन जो था, ये प्रजातंत्र के साथ था। हालांकि ये पूर्ण रूप से प्रजातंत्र भी नहीं था ये वाला, ठीक है, लेकिन बहुत हद तक प्रजातंत्र के साथ था वो। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुआतुंग प्रायद्वीप। लुआतिंग प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो ये है आपका जाके चीन में। तो अधिनायकवाद समझ में आ गया होगा, क्या है अधिनायकवाद? इसका सही आंसर होगा प्रजातंत्र, ठीक है। हालांकि प्रजातंत्र से भी रिलेटेड वो नहीं था, फिर से राजा को ही बैठाने का बात किया जा रहा था, वही मेजी पुनर्स्थापना 1868 का जो बात किया गया, ठीक है। किसको बैठाया गया था? बैठाया गया था मुइत्सो हितो को बैठाया गया था, ये याद रखना, मुइत्सो हितो को बैठाया गया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वहां से भी बनता है कि किसको बैठाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। जापान में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी, तो जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ दी, तो इसका सही आंसर होगा मंचूरिया की समस्या से, ठीक है। आप लोग को, यदि आप लोग के पास टाइम है, तो मंचूरिया भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मंचूरिया संकट क्या है। थोड़ा मोड़ा उसके उसके बारे में बस थोड़ा सा डिटेल आप लोग को बता देते हैं। ये आप लोग को घटित होगा, आप लोग का जाके 24 फरवरी 1933 को मंचूरिया संकट घटित होगा। ये मेनली क्या था? मेनली था चीन और जापान आपस में संघर्ष कर रहा था, ठीक है। चीन और जापान आपस में संघर्ष कर रहा था, और बीच में रूस भी इंटरफेयर कर देता है उसमें। तो मंचूरिया जो एक जगह है, तो वहां पे फिर दोनों मतलब डिसाइड करता है कि ये वाला एरिया को क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो इसी के बीच में संघर्ष वंघर्ष चलता है, तो इसीलिए जापान जो है अपना सदस्यता छोड़ देता है मंचूरिया की समस्या पर। तो यदि आप लोग मंचूरिया की समस्या यदि पढ़ना चाहें, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग का एग्जाम में वो क्वेश्चन भेटा जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप लोग देख ही रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा, नहीं क्वेश्चन पूछ रहा। ये तो इस बार का आप लोग को थोड़ा सा अलग पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। जो भी यहाँ पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो उससे थोड़ा मोड़ा अलग ही क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। हालांकि एक दो क्वेश्चन तो मिल जा रहा है, लेकिन बाकी सब नहीं मिल पा रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चाइना एंड जापान में जितना क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, उतना क्वेश्चन से वो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 7-8 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, तो 7-8 क्वेश्चन में तो मिल जाना चाहिए, जहां तक उम्मीद है। और नहीं मिलता है तो आप लोग तो उतना है ही कि कर ही लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी है, वो लोग का, आप लोग का अच्छा एग्जाम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है चाइना जापान में। दिक्कत आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को लेकर सिर्फ थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा ईयर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अटपटा नाम देखने को मिलेगा। और इसीलिए हो सकता है कि आप लोग जो है बार बार ऑब्जेक्टिव का जिक्र भी कर रहे होंगे कि पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव कर दीजिए, पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव कर दीजिए। तो इसीलिए सोचे कि थोड़ा पहले ही लेके आते हैं, और एक दो दिन लेट से लेके आने वाले थे, लेकिन थोड़ा पहले ही लेके आ गया। धीरे धीरे करके ये ऑब्जेक्टिव पूरा संपन्न होगा, ठीक है। एक ही दिन में पूरा 2021 तक नहीं कर लेंगे, धीरे धीरे करके खत्म होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप लोग जो भी हैं सीयूईटी के जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सीयूईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, या स्टार्ट करने वाले हैं, या जिनका मनसा है स्टार्ट करने का, ठीक है। वो लोग, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा। और या फिर जिनको सीयूईटी के बारे में कुछ नहीं पता है, वो भी कमेंट कीजिएगा यदि इच्छा है करने का तो, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी आने वाला कुछ महीना में हम लोग सीयूईटी पर ही बात करेंगे, सीयूईटी का ही तैयारी करेंगे आने वाला कुछ महीना में। जो भी इंटरेस्टेड है वो इस चैनल से जुड़ के रह सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड नहीं है, पार्ट 3 के बाद जिनका अभी तक मनसा क्लियर नहीं है कि जिंदगी में करना क्या है, नहीं करना, वो लोग को थोड़ा कठिनाई का सामना झेलना पड़ेगा, यदि अभी तक आप लोग का मनसा क्लियर नहीं है तो। खैर, 2009 तक की बात क्लियर हो चुका होगा अभी तक आप लोग का, 2009 तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दो जगह दिक्कत आप लोग को देखने को मिला, वो आने वाला समय में उसको क्लियर कर दिया जाएगा, टेंशन ना लेना। अब देखिए 2010 का क्वेश्चन पे आइए। 2010 का पहला क्वेश्चन है, 1275 ईस्वी में चीन में कौन आया था? कामाडोर पेरी। पेरी तो नहीं आया होगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि पेरी तो 1853 में
53 में आपका वहीं पे आता है, जापान में आता है। तो ये तो नहीं होगा, 1275 वाला का बात कर रहा है। लॉर्ड मैकार्टन ये हो सकता है। मार्क पोलो भी हो सकता है, क्योंकि 1271 में चीन में आया हुआ था फ्रांसिस जेवियर्स। तो इसको ऐसा करना है, इसको एक बार आप लोग को इसको गोल घेरा मार लेना है, क्योंकि इसमें बताते हैं, इसको थोड़ा देर बाद बताते हैं, मतलब कि थोड़ा देर के मतलब थोड़ा देर का मतलब ये है कि नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो या टेलीग्राम में बताते हैं। बस आपको इस चैनल पे से जुड़ के रहना है, जैसे कि आपको नोटिस पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को टिक मार लेना है। उसके बाद बी नंबर देखिए, प्रथम अफीम युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम अफीम युद्ध आपको याद होगा 1839 से लेके 42 तक लड़ा गया था। ये आपका दिसंबर में स्टार्ट देखने को मिलता है, इसीलिए कहीं कहीं 1839 भी दिया हुआ रहता है और कहीं कहीं 1840 भी दिया हुआ रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से स्वीकार जो है ना, दिसंबर में इधर से हुआ था और फिर जनवरी एंडिंग में फिर ब्रिटिश के द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसीलिए इसका 39 और 40 में मतभेद रहता है। और जब मैंने आपको अफीम युद्ध बताया था, तो तभी आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि जो है इसमें ईयर को लेकर मतभेद रहता है कि 1839 होगा कि 40 होगा। प्रथम अफीम युद्ध में ही बता दिए थे, ठीक है। तो ये वाला में आप लोग को क्या करना है, ये वाला हालांकि 1840 ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब कि आंसर में, लेकिन लेकिन ये 1839 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1839 से लेकर 1842 में स्टार्ट हुआ था। ये ऑप्शन ही बड़ा भयानक भयानक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसीलिए जो है ना, इसीलिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बी नंबर को इसमें भी मार्क कर लीजिए, इसको जो है एकदम कंफर्म होके इसको आगे बताएंगे कि क्या होगा करेक्ट आंसर। हालांकि करेक्ट आंसर तो 1839 ही होना चाहिए, क्योंकि 1839 से ही स्टार्ट होता है। बहुत सारा सोर्स जो है 1839 बताता है, लेकिन कुछ कुछ सोर्स जो है 1840 भी बताता है। और आपको याद होगा, अच्छा तरीका से याद होगा, जब आप लोग इतिहास पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो इतिहास बनता ही है स्रोत के दम पर। स्रोत है तो इतिहास है, यदि स्रोत नहीं है तो इतिहास नहीं है। इतिहास को साक्ष्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें मतभेद है थोड़ा सा, तो इसको आने वाला समय में करेंगे, मतलब कि ए और बी दोनों में। उसका देखिए, द्वितीय अफीम युद्ध का अंत हुआ था। तो द्वितीय अफीम युद्ध हुआ है आपका जाके पीकिंग की संधि के साथ अंत हुआ है, लेकिन पीकिंग की संधि ऑप्शन में ही नहीं है, तो तिनसिन की संधि इसमें मार देना, और क्या, तिनसिन की संधि मार देना। हालांकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में है। ये जो है ना, जो भी क्वेश्चन सेट करता है ये सब ना, मुझको लगता है क्या क्वेश्चन वो है ना सही ढंग से सेट ही नहीं करते। जो भी क्वेश्चन सेट करता है, ये वाला क्वेश्चन सेट किया गया है तो ऑप्शन भी गड़बड़ गड़बड़ है। और ये वाला द्वितीय अफीम युद्ध का अंत कब हुआ, तो पीकिंग की संधि ही ऑप्शन में नहीं है। नानकिंग है, तिनसिन है, संघाई है, पीकिंग की संधि नहीं दिया हुआ है, और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ है, और आंसर में 2 मारा हुआ है। समझ नहीं आता है, गैस पेपर जो हल्का गैस पेपर जो छापता है, पता नहीं वो किस पर्पज से छापता है। स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए छापता है, या फिर स्टूडेंट को जो अच्छा मार्क दिलाने के लिए छापता है। गैस पेपर पढ़ के तो स्टूडेंट लोग गुमराह हो जाएंगे कि सही क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग को क्या मारना है ये बताता हूं मैं। इसमें आप लोग का करेक्ट तो पिकिंग होगा, ठीक है, लेकिन इसमें तिनसिन को आप लोग तिनसिन को लेके चलना। यदि ऑप्शन में यदि पिकिंग रहता है, पिकिंग की संधि, ठीक है, यदि पिकिंग के संधि ऑप्शन में रहता है तो फिर पिकिंग के संधि आप लोग को दे देना है, क्योंकि आप लोग डेट याद कर लेना। तिनसिन के संधि होगा 1858 में, ठीक है। इसके बाद कुछ दिन का युद्ध विराम हो जाता है, तिनसिन के संधि के बाद भी युद्ध विराम होता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रथम द्वितीय अफीम युद्ध जब पढ़ाया था तब बताया हुआ था, ठीक है। तो तिनसिन के संधि में भी होता है, और पूर्ण रूप से यदि बात करें तो पीकिंग की संधि में 1860 में पूर्ण रूप से युद्ध बंद हो जाता है, और बहुत सारा कुछ पीकिंग के संधि के बाद ही काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख के इस सब का आंसर मारना है, बस ईयर वियर याद रख लेना है कि कब है नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग को छांट लेना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। आप देखिए, टाइपिंग शब्द किसका घोतक है। तो टाइपिंग शब्द घोतक है पूर्ण शांति का। टाइपिंग शब्द घोतक किसका है, पूर्ण शांति का, ठीक है। ई नंबर देखिए, टाइपिंग शब्द किसका घोतक है, हुंग स्यू चान। ये तो मतलब कि अजीबे क्वेश्चन दिया हुआ है। टाइपिंग शब्द किसका घोतक, मैंने आपको बताया ना, गैस पेपर पता नहीं गुमराह करने के लिए छापता है या किसके लिए छापता है। ऐसा कीजिए कि डी और ई दोनों को जो है, दोनों को मार्क कीजिए, मतलब कि ए भी मार्क, बी भी मार्क, सी भी मार्क, सॉरी डी भी मार्क, ई भी मार्क। 2010 का मतलब कि 2010 हम लोग का अभी इनकम्प्लीट है, 2010 अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। 1894-95 का चीन जापान युद्ध समाप्त हुआ,
तो ये युद्ध कब समाप्त हुआ? ये युद्ध आप लोग को समाप्त होगा सिमोनेस्की की संधि के साथ। मतलब कि ये वाला संधि 3 नंबर का संधि, सिमोनेस्की की संधि। यदि पूछा जाए कि ये संधि कब है हुआ था, तो ये संधि आप लोग को 1895 में हुआ था। चीन जापान युद्ध कब समाप्त हुआ? सिमोनेस्की की संधि के साथ, जो कि 1895 में हुआ था। ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, चीन जापान युद्ध का थोड़ा मोड़ा समरी भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि चीन जापान युद्ध भी इंपॉर्टेंट युद्ध आप लोग को देखने को मिलता है। चीन जापान युद्ध, इससे क्या होगा कि चीन का भी आप लोग का एक क्वेश्चन हो जाएगा, जापान का भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग का ही बेनिफिट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस जापान युद्ध प्रारंभ कब हुआ? तो रूस जापान युद्ध, इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, 1904 में प्रारंभ हुआ है। इसमें 1905 दिया हुआ है, लेकिन 1904 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, डेट के साथ अभी बताता हूं मैं आपको। डेट है आपका जाके 8 फरवरी। डेट है आपका जाके 8 फरवरी 1904। डेट है 8 फरवरी 1904। ठीक है। देखिए बात ये है ना कि चीन का सभ्यता स्टार्टिंग से ही पूरा बंद दरवाजा के तरह रहा है, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं ये बात। तो इसीलिए जो है ना, इसका सोर्स अच्छा से अवेलेबल ही नहीं है। हिस्ट्री जिसके ऊपर, जिसके बनाम पे हिस्ट्री लिखा जाता है, सोर्स के बनाम पे लिखा जाता है, और चाइना का इतिहास का सोर्स ही उतना अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर बात किया जा सके, जो कि बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मुद्दा रहता है। उसी का परफेक्ट साक्ष्य देखने को मिलता है, बाकी सब ज्यादा साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, ईयर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है। ये वाला यदि आप नेट में यदि सर्च कीजिएगा तो कहीं आप लोग को 1904 दिखेगा, कहीं 1905 दिखेगा। इसीलिए पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव में मैं मानता हूँ थोड़ा सा तो गलती है। ठीक है, पेपर 8 का ऑब्जेक्टिव में थोड़ा मोड़ा गलती है, और अच्छा से क्वेश्चन भी सेट नहीं किया गया, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जो भी है, क्वेश्चन यदि सेट कर दिया जाए तो इसी में आप लोग को एग्जाम देना है, ये बात भी सत्य है। आप वहां पे जाके टीचर को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आया, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोग को तैयारी करके जाना होगा, जैसा ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से तो देना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे एसएससी या फिर अन्य एग्जाम सब नहीं दे रहे हैं, जो कि एग्जाम क्वेश्चन यदि गलत हुआ तो बाहर जाके हंगामा करने लगे कि एग्जाम अति क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। तो वैसा भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेजुएशन का एग्जाम में वो सब का कोई सीन नहीं है। ठीक है। यदि क्वेश्चन गलत होगा तो वो ऊपर से ही क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा और सबको नंबर मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने जब प्रोफेसर से बात किया था, तो प्रोफेसर ने यही मुझको सलाह दिया था कि देखिए ऐसा है कि ऑप्शन के हिसाब से आप लोग मार देना, यदि ऑप्शन सुटेबल नहीं रहेगा, चारों ऑप्शन में यदि सुटेबल नहीं रहेगा, तो आप लोग कुछ भी मार सकते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी ऑप्शन में मार सकते हैं यदि ऑप्शन सुटेबल ना रहे तो। क्योंकि वैसा सिचुएशन में क्या होता है, प्रोफेसर ने बताया था कि वैसा सिचुएशन में सबको नंबर मिल जाता है, सबको नंबर मिल जाता है, लेकिन बशर्ते आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ होना चाहिए, कुछ ना कुछ गलत आप लोग मारा होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट भी ना करो तो उसमें आंसर आप लोग को नहीं मिलेगा, मतलब कि नंबर आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप लोग को ना भी आता हो तो भी कुछ ना कुछ भर देना है। ठीक है। मैं नेगेटिव मार्क तो रहता नहीं है, कुछ भी भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूस जापान युद्ध हुआ है 1904 में, कोई दिक्कत नहीं है, 8 फरवरी 1904। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है डॉक्टर सन्यास सेन द्वारा गठित क्रांतिकारी पार्टी का नाम लिखे। तो युंग मेंग हुई, यही वाला था पार्टी, डॉक्टर सन्यास सेन में पढ़ाए हुए थे अच्छा से। उसका देखिए आंग्ल जापानी संधि हस्ताक्षरित हुआ। तो आंग्ल जापानी संधि 1902 में हस्ताक्षरित हुआ था, आंग्ल जापानी संधि। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया? तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया। कब किया गया? 1941। सिर्फ याद नहीं रखना है, ठीक है, पूरा का पूरा डेट के साथ याद रखना है कि कब किया गया था। तो डेट क्या है? डेट आपको अभी थोड़े पहले ही बताए हुए थे, 7 दिसंबर 1941 था। ठीक है। डेट आप लोग को याद रखना है, 7 दिसंबर 1941। ठीक है। तो 2010 तक उम्मीद करते हैं आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। 2010 में कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ है, आप लोग बस चैनल से जुड़ के रहना, उसको पूरा कर दिया जाएगा। और 2011 के बाद हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गया। 2011 के बाद हम लोग 2011 से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या माजरा है नहीं है। और 2011 के बाद आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव बताइए, तो आप लोग को टेंशन लेने का वाला कोई बात नहीं है। ठीक है। आप लोग को जो है समय से पहले मैं आपको पूरा करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय से पहले आप लोग का पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। आप लोग बस सब्जेक्टिव में ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव पढ़ने का ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा जितना मैं पढ़ा चुका हूँ उसके अलावा भी आप लोग कुछ कुछ ट्राई करो कि पढ़ लेने का। जितना पढ़ाए वो तो पढ़ा ही दिए, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या पढ़ाई हो चुका है।
ठीक है। देखिए चाइना के हिस्ट्री के यदि बारे में बात करें तो हम लोग प्रथम अफीम युद्ध पढ़ चुके हैं, हम लोग द्वितीय अफीम युद्ध पढ़ चुके हैं, हम लोग ताइपिंग विद्रोह पढ़ चुके हैं, हम लोग 1911 की क्रांति पढ़ चुके हैं और हम लोग डॉक्टर सन्याल सेन की उपलब्धि पढ़ चुके हैं। चाइना के इतिहास में हम लोग इतना कुछ पढ़ चुके हैं, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन आप लोग का सिर्फ चाइना के हिस्ट्री से पढ़ चुके हैं। ठीक है। वहीं यदि जापान का क्वेश्चन का बात करें तो जापान में भी बहुत सारा हो चुका है, जैसे कि जापान का द्वार कैसे खुल गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था मेजी पुनर्स्थापना क्या है, दूसरा क्वेश्चन। और कुछ बताया गया था क्या, अभी जापान में रिकैप नहीं हो पा रहा है कि और क्या क्या क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है। और आप लोग को जापान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एंटर क्यों किया, तो वो वाला भी कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर होगा। तो 5 3 8 टोटल पेपर 8 में आप लोग का उम्मीद करते हैं कि 8 क्वेश्चन आप लोग का रेडी हो चुका होना चाहिए। ठीक है। यदि नहीं हुआ है तो अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, आप लोग रेडी कर लो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रेडी करने का। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि चीन जापान युद्ध क्यों हुआ, चीन जापान युद्ध के बारे में थोड़ा मोड़ा देख लेना। यदि आपको इंटरेस्ट है मंचूरिया संकट पे तो मंचूरिया संकट देख लेना, क्योंकि उससे भी हो सकता है रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है। क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री को अफेक्ट करता है, वर्ल्ड हिस्ट्री को अफेक्ट करता है। और जो जो वर्ल्ड हिस्ट्री को अफेक्ट करता है, आप लोग ये चीज का ध्यान रखना कि जो जो वर्ल्ड हिस्ट्री को अफेक्ट करता है वो सब चीज जरूर पढ़ जाना, क्योंकि आप लोग का पर्पस और आगे का होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल का नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए पढ़ाई वैसा होना चाहिए जो कि हमको आगे काम दे, जो आगे काम दे वैसा पढ़ाई होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि उसी तरह का आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। और सीयूईटी से रिलेटेड मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड जो भी आप लोग का क्वेरी है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जिसको जिसको करना है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए कि किसको किसको करना है, क्योंकि उस हिसाब से थोड़ा मोड़ा शेड्यूल, थोड़ा मोड़ा स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो भी काम को मैं करना चाहता हूँ उसके लिए पहले स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। ठीक है। उसके बाद ही उस काम को एंटर करता हूँ। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजी को बनाना जरूरी है उस एग्जाम के लिए। तो सीयूईटी का जो जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसीलिए अभी सीयूईटी को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पेपर 8 में फंसे होंगे। वो लोग चाह रहे होंगे कि पहले ग्रेजुएशन खत्म हो जाए उसके बाद सीयूईटी स्टार्ट किया जाए। तो देखिए उतना दिन तक आप लोग होल्ड नहीं कर सकते। आप लोग का एग्जाम फरवरी एंडिंग हो जाएगा, एग्जाम खत्म होते होते। ठीक है। तो आप लोग को देखिए एक सलाह देना चाहते हैं जो भी सीयूईटी का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। एक सलाह आप लोग के लिए ये है कि आप लोग एंशिएंट में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझको लग रहा है कि आप लोग का मॉडर्न आप लोग का अच्छा होगा। ठीक है। मॉडर्न अच्छा होगा और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप लोग का अच्छा ही होगा, क्योंकि मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा मोड़ा इसलिए अच्छा होगा क्योंकि आप लोग, मुझको लग रहा है कि पार्ट 3 में सबको ज्यादा मेहनत किया हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग को ज्यादा उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन एंशिएंट आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एंशिएंट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन बनाने वाला को ही पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है। आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उल्टा करके देखेंगे या फिर कुछ आने वाला समय में आप लोग के साथ क्वेश्चन भी शेयर करेंगे, तो आप लोग देखना कि किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए अभी से एंशिएंट के ऊपर आप लोग फोकस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही बताना था। 2010 तक ही आज हम लोग का क्लियर हो पाया। अब बहुत टाइम 40 मिनट का टाइम भी हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा कि 1.5 स्पीड में देख लेना या फिर 2x का स्पीड में देख लेना, जिसको जैसा सुविधा हो वो अपना वैसा सुविधा के अनुसार देख लेना। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छा तरीका से आप लोग पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा क्योंकि कुछ और नहीं है, पढ़ाई करके ही कुछ किया जा सकता है। ठीक है। हालांकि ये सत्य नहीं है कि पढ़ाई करके ही कुछ किया जा सकता है। जिसको जज्बा है वो कहीं भी मतलब कि बवाल मचा सकता है। ठीक है। कहीं भी बवाल मचा सकता है जिसको जज्बा है। लेकिन पढ़ाई अपॉर्चुनिटी ये देता है कि कोई भी काम करने के लिए तर्क के साथ काम किया जा सकता है। पढ़ाई हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके, अपना करियर के ऊपर, अपना गोल के ऊपर, अपना एम के ऊपर, वही सब के ऊपर आप लोग ज्यादा अभी फोकस करो। बाद बाकी सब बुरा में जाए, बाद बाकी से आप लोग को किसी चीज से लेना देना नहीं होना चाहिए। अभी पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ एकदम अच्छा मस्त सा कुछ कर लेना है। ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा, जिंदगी में जो होगा उसके बाद देखा जाएगा। पहले पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ कर लेना, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है। तो अभी तो ग्रेजुएशन पास करने का पर्पस है, तो ग्रेजुएशन आप लोग का मस्त जाएगा, ये थोड़ा उम्मीद है कि आप लोग का अच्छा जाएगा और आप लोग का अच्छा पढ़ाई चल रहा होगा। ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 2011 से आगे का कहानी रहने वाला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।